हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लास बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इनके आज हम सोल्यूशन वीडियो देखेंगे। आज की क्लास हमने हैंडआउट सोल्यूशन वीडियो के ऊपर रखी है। हम अपनी क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। कुछ इस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाकर रखनी है, ऐसे ही हमें तैयारी करनी है। हमने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन, सॉल्विंग टाइम, लर्निंग टाइम सब कुछ यहाँ पर दे दिया है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सारे बता दिए हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से आगे बढ़ानी है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेनिक जानवर का उपयोग पोलियो वैक्सीन की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर हम ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करें, वैसे ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाते हैं। ये ऐसे तरीके के एनिमल हैं जिन पर हम वैक्सीन वगैरह सब चीजों का परीक्षण करते हैं। तो आज के समय में हम शीप पर अपने ट्रांसजेनिक जितने ऐसा एनिमल है ये जिस पर हम पोलियो वैक्सीन का क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम ए इज द करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप्स इज टू। कह रहा है कीट प्रतिरोधी जीएम फसल का उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है इनकरेज इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स, पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशकों को प्रोत्साहित करना। रिड्यूस पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेशन इन फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में कीटनाशक संचय को कम करना। तीसरा कह रहा है एलिमिनेट पेस्ट फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर, मैनुअल श्रम के उपयोग के बिना खेत से कीटों को खत्म करना। या फिर रिटेन मैक्सिमम न्यूट्रिशनल कंटेंट इन द क्रॉप दैट वुड बी अदरवाइज कंज्यूम बाय पेस्ट, फसल में अधिकतम पोषण सामग्री बनाए रखना जिसे अन्यथा कीटों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो अगर हम आपको बताएं कि पेस्ट रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप जो हम डेवलप कर रहे हैं, ये इस वजह से डेवलप कर रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे फूड चेन में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इन एक्यूमुलेशन को कम करने के लिए ही हम जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे असर्शन एंड रीजन बेस्ड कह रहा है। इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स देकर रखते हैं। वन स्टेटमेंट असर्शन कहलाता है, दूसरा रीजन कहलाता है। असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो देखना है आपको, रीजन स्टेटमेंट देखना है इन दोनों में से सही कौन सा है, और अगर दोनों सही है तो क्या रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। इसके चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में से आपको चूज करना होगा कौन सा सही है। अगेन हिंदी में इसे अभिकथन और तर्क जैसे क्वेश्चन कहते हैं। अभिकथन और तर्क दोनों के कथनों को आपको सबसे पहले देखना है क्या वो सही है, और अगर सही है तो हमें यह देखना है कि क्या तर्क अभिकथन की सही व्याख्या है। इस आधार पर हमें असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन असर्शन स्टेटमेंट में कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल मोनोकॉट प्लांट्स। रीजन कह रहा है इट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए known as tDNA to transfer normal plant cell into a tumor। अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एक तरीके का बैक्टीरिया है, ठीक है। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ट्यूमर इंड्यूस करते हैं डाइकॉट प्लांट में, ना कि मोनोकॉट प्लांट में। तो असर्शन तो क्लियरली यहां पर रॉन्ग होता है। रीजन इट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए टू ट्रांसफर नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर, ये बिल्कुल सही बात है। ये अपना टीडीएनए जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए होता है, इससे प्लांट में ट्यूमर इंड्यूस कराते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो असर्शन का स्टेटमेंट सही है, रीजन का स्टेटमेंट असर्शन का स्टेटमेंट गलत है, रीजन का स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही हिंदी में भी हमने बताया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एक तरीके का जीवाणु होता है, और ये जो जीवाणु है ये डाइकॉट प्लांट में क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस कराता है। तो अभिकथन तो साफ साफ गलत है, लेकिन तर्क यहाँ पर सही है, इस वजह से डी हमारा सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है assertion में कि डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी आइसोलेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज।
ठीक है। दूसरा कह रहा है द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फास्टर इट मूव्स, यानी अभिकथन में कह रहा है डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि डीएनए को उनके साइज के आधार पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में सेपरेट किया जाता है। लेकिन अगर हम तर्क की बात करें तो हम ये चीज यहाँ पर गलत देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जितना स्मॉल साइज का डीएनए होगा, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा, डीएनए उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, उतनी दूर तक फास्ट तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है जितना बड़ा डीएनए उतना फास्टर मूव, ऐसा नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के लिए असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत होगा। अगला क्वेश्चन में हमसे जीईएसी का फुल फॉर्म पूछा है। जीईएसी का फुल फॉर्म, जी मतलब जेनेटिक, ई मतलब इंजीनियरिंग, ए इज अप्रूवल, सी इज कमिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरएनए इंटरफेरेंस यानी आरएनएआई helps in making tobacco plant resistance to a nematode Meladogina incognita. Choose the correct option that shows how RNAi is achieved. कह रहा है कि सबसे पहले बताइए कि आरएनए इंटरफेरेंस तंबाकू पौधे को एक नीमेटोड के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। सही विकल्प चुनिए जो दर्शाता है कि आरएनएआई कैसे प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन है। कह रहा है प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए ऑफ द नीमेटोड, कह रहा है प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑफ द नीमेटोड, प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए ऑफ द प्लांट, या प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर प्लांट के डीएनए के साथ तो कुछ नहीं किया जा रहा, यहाँ पर किया जा रहा है नीमेटोड में कुछ एक तरीके की आरएनए साइलेंसिंग। तो ये प्रिवेंट कर रहा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन प्रोसेस को प्रिवेंट करा रहा है नीमेटोड में, जिससे नीमेटोड मर जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए ऑफ द नीमेटोड, यानी नीमेटोड के एमआरएनए के अनुवाद की प्रक्रिया को रोकता है, साइलेंसिंग कराता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कर ली है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर आते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ वायरल बायो कंट्रोल एजेंट, व्हाई आर दे कंसीडर्ड टू बी डिजायरेबल व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। कह रहा है वायरल बायो कंट्रोल एजेंट का उदाहरण बताओ जब एक परिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र का उपचार किया जा रहा है तो उन्हें वांछनीय क्यों माना जाता है। 2 क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, एक तरीके का वायरस होता है बैक्यूलो वायरस, जो बेसिकली कुछ स्पेशल तरीके के इंसेक्ट को मारने का काम करते हैं। तो एक तरीके का वायरल बायो कंट्रोल एजेंट है बैक्यूलो वायरस, यानी पहला हमने सही जवाब लिख दिया। दूसरा हमसे जब पूछा था तो उसका जवाब है कि जो बैक्यूलो वायरस होता है ये कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट प्लांट पर शो नहीं करते, ना तो किसी मैमल्स पे, बर्ड्स पे, फिशेस पे या नॉन टारगेटेड इंसेक्ट पर शो करते हैं। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड इन द ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और व्हेन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। तो बैक्यूलो वायरस कुछ स्पेशल तरीके के ही इंसेक्ट जैसे ऑर्थोपोड्स पर ही आक्रमण करके उनको खत्म करते हैं। इनका किसी भी प्लांट, मैमल, बर्ड, फिश या नॉन टारगेटेड इंसेक्ट पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है। ये सिर्फ डिजायरेबल बेनिफिट के लिए, या कह सकते हो डिजायरेबल इंसेक्ट को मारने के लिए यूज किए जाते हैं। और जहां पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होते हैं वहां पर हम इन वायरसेस का यूज करके ट्रीटमेंट करते हैं, इंसेक्ट को मारते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम 2 नेचुरली अकरिंग सोर्सेज, one that transfers pathogenic genes into a plant cell and the other into animal cells respectively for their benefit. Write how have these naturally occurring sources have been used for the benefit of humans raised by the biotechnologist.
सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है, दो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले स्रोतों के नाम बताइए, एक जो पादप कोशिकाओं में और दूसरा जो जंतु कोशिकाओं में रोगजनक जीनों को स्थानांतरित करता है। अपने लाभ के लिए लिखिए कि बायोटेक्नोलॉजी द्वारा मानव जाति के लाभ के लिए इन प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग कैसे किया गया है। सबसे पहले नेचुरली अकरिंग सोर्स जीन ट्रांसफर के लिए अगर देखा जाए तो प्लांट के लिए यूज किए जाते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ये ट्रांसफर करते हैं डिसआर्म्ड या कह सकते हो TI प्लाज्मिड दैट इज यूज्ड एज अ वेक्टर टू इंट्रोड्यूस द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द वेराइटी ऑफ प्लांट। यानी यहाँ पर जीन ट्रांसफर कराने के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का यूज करते हैं। वहीं अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल्स के लिए हम रेट्रोवायरस का यूज करेंगे। ये ऐसे तरीके के रेट्रोवायरस होते हैं जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैमेलियन होस्ट सेल में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम और एनिमल्स में रेट्रोवायरस यूज किए जाते हैं। अब यहाँ डायग्राम में कह रहा है, सेटअप दिया है A, B एंड C, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हमने सेपरेशन किया है मिक्सचर ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स का, वेरीड लेंथ, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब ये डायग्राम है सेटअप A, B, C के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस किया जा रहा है वेरिएबल लेंथ ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स के लिए। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच ऑफ द टू सेट अप A और B वुड बी C इन द DNA फ्रेगमेंट सेपरेट एंड वाई, जस्टिफाई योर आंसर। फिर पूछ रहा है सेटअप C में विच वन ऑफ द टू फर्स्ट और सेकेंड आर द बैंड्स ऑफ लॉन्गर फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेटअप A की अगर हम बात करें, जब आप सेटअप देखोगे आपको मैंने जो भी दिखाया, सेटअप A में DNA फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, आप सभी को पता है DNA फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, इनमें नेगेटिव चार्ज होता है और साथ ही इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज्ड है तो ये हमेशा मूव करेंगे एनोड की तरफ जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमसे पूछा गया दूसरे वाले क्वेश्चन में कि सेटअप C में हमें बताइए कि 1 और 2 में से कौन से बैंड ऑफ लॉन्गर फ्रेगमेंट ऑन DNA होते हैं, जस्टिफाई योर आंसर। हम देखेंगे तो हमें फर्स्ट वाला जो फ्रेगमेंट है वो स्मॉलर फ्रेगमेंट दिखता है क्योंकि ये ज्यादा तेजी से बाकियों के अपेक्षा मूव कर रहा है और हमें पता है कि जो सबसे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो सबसे दूर तक एनोड की क्षेत्र पर जाते हैं। तो इस वजह से सबसे स्मॉलर फ्रेगमेंट फर्स्ट होगा C वाले में, है ना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है पेशेंट विथ ADA डेफिशिएंसी रिक्वायर्स पीरियोडिक infusion of genetically engineered lymphocyte. Explain why such periodic infusion is required and also suggest a permanent cure for such ADA deficiency. सबसे पहले तो पूछ रहा है कि ADA की कमी वाले एक रोगी को अनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट के आवधिक संचरण की जरूरत होती है। समझाइए ऐसे आवधिक संचरण की आवश्यकता उनको क्यों होती है और ऐसी ADNA कमी के लिए स्थायी इलाज क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम सभी को पता है, मैं ओरली आपको समझा देती हूँ कि एक तरीके की बीमारी है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। ADA डेफिशिएंसी जिसे आप कहते हो, इस बीमारी को SCID कहते हैं। ये बीमारी के लिए हमने जीन थेरेपी का यूज किया था एक 4 साल की लड़की में। ये जो बीमारी है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं, कह रहा है पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नीडेड फॉर ADA डेफिशिएंसी बिकॉज दीज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल एंड हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। हम सभी को जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का यूज करना पड़ता है ADA डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम उस समय पे काम नहीं कर रहा है तो लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। लेकिन दिक्कत ये फंस जाती है कि लिम्फोसाइट इमॉर्टल नहीं है, इनका लाइफ स्पैन है, ये कुछ समय के बाद अपने आप खत्म हो जाएंगे, तो हमें रिपीटेड इनका रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। इसी वजह से हम पीरियोडिक इन्फ्यूजन कराते हैं लिम्फोसाइट का, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का।
अब कह रहा है कि ये तो दिक्कत है, परमानेंट क्योर इसका बताइए। तो इसका जो परमानेंट क्योर है ये जीन थेरेपी के द्वारा दिया जा सकता है। अगर हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही पता चल जाए कि ऐसी कोई बीमारी है, तो हम एडीए जीन को एंजाइम के साथ प्रोड्यूस कराकर इंडिविजुअल्स लाइफ में इंट्रोड्यूस करा देंगे। उसके बाद जो इसके बॉडी में चेंजेस होंगे उसमें हमें बार बार इन्फ्यूजन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें इसका पता एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पर ही हो जाना चाहिए। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डन हुआ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, विथ द advent of sophisticated techniques of genetic engineering, we can now readily purify and isolate DNA. Name and explain the different steps involved in the separation and isolation of DNA fragment once cut by restriction endonuclease. क्वेश्चन पूछ रहा है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग की परिष्कृत तकनीकों के आगमन के साथ जब हम आसानी से डीएनए को शुद्ध और अलग कर सकते हैं, तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियोज द्वारा काटे जाने के बाद डीएनए खंडों के पृथक्करण और अलग करने के शामिल विभिन्न चरण बताइए और समझाइए। अब एक चीज हमें पता है, हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो हमारे पास जो डीएनए है, इस डीएनए को हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। ठीक है, इस डीएनए को कट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एंजाइम। ठीक है, अब डीएनए कट करने के लिए हम जो एंजाइम यूज करते हैं वो है एंडोन्यूक्लिएज, जिसे आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहते हो। ठीक है, अब ये डीएनए को कट तो करता है, लेकिन ये डीएनए को कट करता है किसी स्पेसिफिक साइट पर। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जब हमने डीएनए कट कर लिया, अब हमें इस डीएनए को सेपरेट करना है। इस प्रोसेस को करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम एगरोज जेल का यूज करते हैं। ठीक है, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में हम सभी को एक चीज तो पता है कि डीएनए का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है और डीएनए पर जो चार्ज है वो निगेटिव है। ठीक है, हम करते क्या है कि निगेटिव चार्ज वाला जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, वहां पर जैसे ही हम कह सकते हो बिजली प्रोवाइड करते हैं, वहां पर ये जो डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये एनोड की तरफ मूव कर जाता है एगरोस जेल में। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतनी आगे तेजी से ये मूव करेगा, और अब हम सबसे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट को चूज कर सकते हैं। लेकिन क्या इस समय हमें डीएनए दिखेगा? नहीं, हमें डीएनए को करना पड़ेगा स्टेन यानी कि कलर। स्टेन करने के लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं, और इथिडियम ब्रोमाइड से जैसे ही हम उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले डीएनए को स्टेन करेंगे, अब हम उस पर डालेंगे यूवी रेडिएशन, क्योंकि कलर तभी शो होगा जब हम उस पर यूवी रेडिएशन डालेंगे। आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन ये ब्राइट ऑरेंज कलर का चमकता हुआ डीएनए दिखता है, और अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डीएनए बैंड्स का बाय एल्यूशन प्रोसेस, जिसमें हम किनारे किनारे के जेल्स को निकालकर जो हमें डीएनए चाहिए सबसे छोटा उस डीएनए को चूज करके अपने बाकी के प्रोसेसेस में यूज करेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस हमसे अभी पूछा था। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, The application of biotechnology in agriculture involves production of pest-resistant plants using cryogenes from a bacterium. Name the bacterium. Explain why the cryogene kills the pest but not the bacterium itself. कह रहा है कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का एक अनुप्रयोग एक जीवाणु से क्राइजीन का उपयोग करके कीट प्रतिरोधी पौधे का उत्पादन शामिल करता है। जीवाणु का नाम बताइए, समझाइए कि क्राइजीन कीट को क्यों मारता है लेकिन जीवाणु को स्वयं क्यों नहीं मारता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस बैक्टीरिया की बात करते हैं जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, या फिर इसको हम बीटी नाम देते हैं। ठीक है, इस बीटी के पास एक स्पेशल तरीके का जीन होता है जिसे हम क्राइजीन कहते हैं। ठीक है,
क्राइजीन एक प्रकार का प्रोटीन बनाता है और ये जो प्रोटीन है ये टॉक्सिक होता है इंसेक्ट के लिए। ठीक है, अब मेरी बात समझना, क्राइजीन प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, ये प्रोटीन अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ये कैसा प्रोटीन होता है? टॉक्सिक प्रोटीन होता है, लेकिन अभी इंसेक्ट के शरीर में ये इनएक्टिव है। ठीक है, इंसेक्ट के शरीर में ये कैसा नेचर का होता है? इंसेक्ट के शरीर में ये इनएक्टिव है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्टिव कब होगा? जैसे ही कोई इंसेक्ट इस प्रोटीन को खाता है, इंसेक्ट के एल्कलाइन गट में जाकर के यह एक्टिव हो जाता है और वहां पर ये पोर्स बनाने लगता है, जिससे उनकी सेल्स फट जाती है और इंसेक्ट मर जाते हैं। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से ये इनएक्टिव स्टेज में होता है। इसी वजह से बैक्टीरिया को इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इंसेक्ट को इससे नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ पीसीआर टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए टेम्पलेट। यानी हमें बताइए कि कैसे पीसीआर टेक्निक से हम डीएनए टेम्पलेट का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पर हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे पीसीआर में आपको 3 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। पहला जो पीसीआर का स्टेप है उसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन स्टेप में डीएनए का डबल स्ट्रैंड बाय हीट सिंगल स्ट्रैंड में सेपरेट कर दिया जाता है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा स्टेप इज एनेलिंग। एनेलिंग प्रोसेस में जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अभी सेपरेट हुए हैं, बने हैं, वहां पर हम प्राइमर्स को ऐड करते हैं। प्राइमर जैसे ही वहां पर ऐड होंगे, तीसरा प्रोसेस एक्सटेंशन शुरू हो जाएगा और इस प्रोसेस में एक एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है। ये थर्मस इक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से निकाले जाने वाला ऐसा एंजाइम है जो डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से पीसीआर क्या है, किस तरीके से, किस स्टेप से हमने एम्प्लीफिकेशन किया है डीएनए का, वो हम लिख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिवन बिलो इज द स्टेप वाइज schematic presentation of the process of electrophoresis. Identify the alphabets presenting anode and smallest lightest DNA strand in the matrix agarose gel. दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, what is elution? State the importance of elution in the process. With the help of a storyboard or a flow chart only, explain all the stages of how human insulin is produced through rDNA technology. ठीक है, अब ये इतना लंबा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस का चरणबद्ध योजना निरूपण करना है, हमें बताना है कैसे कैसे होगा। पहला एनोड सिरा, दूसरा मैट्रिक्स के सबसे छोटे हल्के डीएनए स्ट्रैंड और तीसरा एग्रोस जेल। फिर पूछ रहा है एल्यूशन क्या है, महत्व बताइए। और तीसरा कह रहा है कि आप बताइए कि मानव इंसुलिन आरडीएनए टेक्नोलॉजी से कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एनोड, स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट डीएनए स्ट्रैंड आर और एग्रोस जेल हमारा क्या टी से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, एल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं एग्रोस जेल को छानकर निकालकर। तो हमने अभी आपको जो बताया कि मान लो हमारे पास एक डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी में दे रखा होगा। उस डायग्राम में हमें ये समझ में आ गया कि एनोड जहां पर होगा वहां पर डीएनए भागेंगे। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट डीएनए होगा वो एनोड के सबसे पास में होगा और अंदर जो भरा होगा कौन सा जेल है, एग्रोस जेल है। इस एग्रोस जेल से डीएनए निकालने के लिए, या कह सकते हो डीएनए के अंदर जो भी एग्रोस जेल का एक्सट्रैक्ट है उसको हटाने के लिए हम एल्यूशन प्रोसेस का यूज करते हैं, जिससे हम डीएनए सेपरेट कर देते हैं, एग्रोस जेल को हटा देते हैं। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एल्यूशन। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि इट अलाउज रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स और फर्दर एप्लीकेशन लाइक क्लोनिंग, सीक्वेंसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हमें शुद्ध डीएनए चाहिए,
कोई भी एक्सट्रैक्शन और चीजों का नहीं चाहिए। तो ये एल्यूशन प्रोसेस से हम जो एग्रोस जेल इधर उधर लगे हुए डीएनए से वो छान कर निकाल देते हैं और अब शुद्ध डीएनए का यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते हैं। अब कह रहा है ह्यूमन इंसुलिन, जिसे हम ह्यूमोलिन कहते हैं, ये कैसे बना है इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन को हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही बनाया है। इस प्रोसेस को करने के लिए कैसे हमने यूज किया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने mRNA फॉर इंसुलिन फ्रॉम ह्यूमन पैनक्रियाटिक सेल्स सिंथेसाइज किया है कॉम्प्लीमेंट्री cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो सबसे पहले इंसुलिन बनाने के लिए हमने ह्यूमन के पैनक्रियाटिक सेल्स से, क्योंकि पैनक्रियाज में ही इंसुलिन बनता है, वहां से मैसेंजर आरएनए निकाला है और सिंथेसाइज करा है cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। फिर हमने इस cDNA को एक प्लाज्मिड वेक्टर की में यूज किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और लाइगेज की मदद से चिपका दिया है। अब हमने ये जो बनाया है इसको इंट्रोड्यूस कराया है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को एस्चेरिचिया कोलाई में। जैसे ही ये प्रोसेस हुआ, हमने सिलेक्शन प्रोसेस किया है, यानी ट्रांसफॉर्म किया है सेल को मार्कर जीन से, और उसके बाद हमने जो होस्ट के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस किया है इसको प्योर करके मेडिकल यूज के लिए प्रयोग किया है। इस तरीके से हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाकर तैयार किया है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है जिसके जीनोम को हमने अल्टर्ड किया है फॉरेन डीएनए से और हमने यहाँ से प्रोड्यूस किए हैं डिजायर्ड ट्रेट्स, प्रोड्यूस किए हैं यूजफुल प्रोटीन्स, ऐसे ही एनिमल को ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब है कि व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका जो जीनोम है उनको हमने थोड़ा चेंज किया है। कैसे? हमने बाहर से डीएनए ला करके कोई डिजायर्ड ट्रेड की चीजें उनमें डाल दी है और अब यूजफुल ट्रेड्स और यूजफुल प्रोटीन वहां पर हमें मिले हैं। ऐसे एनिमल्स रिकॉम्बिनेंट एनिमल कहलाते हैं। कौन सा रिकॉम्बिनेंट एनिमल हमने बनाया है? रोजी। रोजी इज अ काउ। ठीक है, ये एक गाय है। रोजी काउ में हमने ह्यूमन का अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाने के लिए क्या किया है? ट्रांसजेनिक काउ बनाया है। और ये बाकी काउ से न्यूट्रिशनली मोर सुटेबल इन्फेंट्स के लिए है और बहुत ज्यादा दूध देती है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में ह्यूमन प्रोटीन लाइक अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन को अपने दूध में शामिल करती है। अब यहाँ एक पिक्चर दे रखा है। पिक्चर में हमसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, रूट्स ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल टोबैको क्रॉप प्लांट इन्फेक्टेड। फिर कह रहा है कि ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट शोइंग रूट्स इवन आफ्टर डेलिबरेटेड इन्फेक्शन बाय नीमेटोड। अब एक्सप्लेन करिए हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज अचीव्ड इन द टोबैको प्लांट। अब ये बताना है। चित्र दिया गया है। चित्र में कह रहा है ए इज विशिष्ट नियंत्रण तंबाकू फसल पौधे की जड़ संक्रमित है, ए वाला। बी वाला ट्रांसजेनिक तंबाकू पौधा जो जानबूझकर निमेटोड द्वारा संक्रमित होने के बाद भी स्वस्थ जड़ें दिखा रहा है। समझाइए तंबाकू के पौधे में यह रूपांतरण कैसे हासिल हुआ। हम सभी को पता है टोबैको प्लांट की जो रूट होती है ना, इस रूट पर एक प्रकार का नीमेटोड का इन्फेक्शन है। ठीक है, ये जो नीमेटोड है इसका नाम है मेलेडोजाइना इनकॉग्निटा, जिससे प्लांट की रूट तबाह हो जाती है और फसल बर्बाद हो जाती है। तो फर्स्ट तो इन्फेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर रूट पर इन्फेक्शन है। दूसरा हेल्दी इस वजह से दिख रहा है क्योंकि यह ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट है। ये हेल्दी रूट इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर नीमेटोड का जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल किया गया है। कैसे? यहाँ पर हमने यूज किया है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, जिससे इस प्रोसेस का यूज करते ही नीमेटोड के अंदर जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं? साइलेंस हो जाते हैं, एमआरएनए सिंथेसिस रुक जाती है जिससे नीमेटोड मर जाते हैं। तो अ नीमेटोड स्पेसिफिक जीन, इसे हमने इंसर्ट कराया है प्लांट के अंदर इन अ वे दैट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए स्ट्रिंग।
अब प्लांट के अंदर नीमेटोड का ये जो जीन डाला गया है, ये सेंस और एंटी सेंस दोनों तरीके के आरएनए बना लेते हैं। अब क्योंकि ये दो तरीके के आरएनए बना रहे हैं तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किसको ट्रिगर कर देते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस को, जिसकी मदद से नीमेटोड का जो एमआरएनए है वो डिग्रेड हो जाता है। इससे यह मिलता है कि इसेंशियल प्रोटीन फॉर नीमेटोड आर नॉट प्रोड्यूस। नीमेटोड अपने इसेंशियल प्रोटीन नहीं बना सकते, एमआरएनए साइलेंसिंग हो जाती है, प्रोटीन निर्माण रुक जाता है, और इस तरीके से हम प्लांट को इन्फेक्शन से बचाकर प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेम द ट्रांसजेनिक एनिमल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर अमंग ऑल द एक्सिस्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स, स्टेट any 3 reasons for which these type of animals are being produced। सभी मौजूदा ट्रांसजेनिक जानवरों में सबसे अधिक संख्या वाले ट्रांसजेनिक जानवर का नाम बताइए। इन प्रकार के जानवरों के उत्पादन में कोई 3 कारण भी हमें बताने हैं। तो देखते हैं, सबसे ज्यादा हमने ट्रांसजेनिक चूहे बनाए हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, सबसे ज्यादा क्या बनाया हमने? चूहे बनाए। क्यों हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं भाई? क्या जरूरत पड़ गई? हमें जीन का फंक्शन और रेगुलेशन समझना है, इसी वजह से हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया। हमें फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना है, इसी वजह से हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं। हमें ऐसे मॉडल्स की जरूरत है जो ह्यूमन डिजीज और ह्यूमन के ड्रग रिसर्च इन सब का परीक्षण करवा सके, इसी वजह से हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं। और यही ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे हम अलग अलग तरीके के टेस्ट करके अलग दवाइयां, बीमारी का इलाज, अदर एक्सपेरिमेंट सब कुछ पता करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, एन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट यूजिंग क्राइजीन फ्रॉम अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। Proteins coded by which species Bt toxin gene control corn borer? How does Bt toxin produced by bacterium kill the insect? Explain। यानी कि अभी जस्ट इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पीछे किया है कि कृषि में बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग में बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु से क्राइजीन का उपयोग करके कीट प्रतिरोधी पौधे का उत्पादन किया जाता है। कौन से विशिष्ट बीटी विष जीन द्वारा कोडित प्रोटीन कॉर्न बोरर को नियंत्रित करता है? जीवाणु द्वारा बीटी विष कीट को कैसे मारता है, हमें ये समझाना है। ठीक है, बैसिलस thuringiensis एक ऐसे तरीके का बैक्टीरिया है जो एक टॉक्सिक निकालता है, टॉक्सिन निकालता है, जिसे बीटी टॉक्सिन्स कहते हैं। ये बीटी टॉक्सिन्स कौन बनाता है? एक तरीके का जीन जिसका नाम है cry1AB। ये cry1AB ऐसे तरीके के टॉक्सिन्स बनाते हैं जो कॉर्न बोरर पेस्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो पहला कॉर्न बोरर के लिए कौन सा जीन बनता है? cry1AB। कौन बनाता है? बैसिलस thuringiensis। अब कह रहा है कैसे बैसिलस thuringiensis इंसेक्ट को मारता है। सबसे पहले थियरी देखो, कह रहा है सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis produce protein that kill certain insects such as lepidopterans, coleopterans, dipterans। Bacillus thuringiensis form protein crystals during a particular phase of their growth. These crystals contain a toxic insecticidal protein, the Bt toxin protein, as inactive protoxin, but once an insect ingests the inactive protein, it converted into an active form of toxin due to alkaline pH of the gut, which soluble the crystals. The activated toxin binds to the surface of midgut epithelial cells and create pores and cause cell swelling and lysis, eventually cause death of the insect। सीधी सी बात है, यहाँ पे सीधी सी बात है। बैसिलस thuringiensis के पास बीटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, एक तरीके का प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन नेचर में कैसा है? टॉक्सिक है।
कैसा प्रोटीन है? क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, इसी वजह से इसको हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, समझ आई बात? इसी वजह से इसको क्राई बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्रिस्टलाइन को क्राई लिखा है हमने। ठीक है, ये जो क्राई प्रोटीन है, ये प्रोटीन बैक्टीरिया की बॉडी में इनएक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी कि ये हमारा कैसा है? प्रोटॉक्सिन्स फॉर्म में है, अभी टॉक्सिक नहीं बना है। लेकिन जैसे ही इस क्राई प्रोटीन को किसी इंसेक्ट की बॉडी में डाला जाता है, ये सीधे इंसेक्ट की गट में जाते हैं, यानी इंसेक्ट जैसे ही इसको खाएंगे ये इंसेक्ट की गट में जाएंगे। इंसेक्ट की गट में एल्कलाइन पीएच होता है, क्षारी इन्वायरमेंट होता है, और क्षारी इन्वायरमेंट में पहुंचते ही यह एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही यह एक्टिव होंगे, ये जाकर के उनके गट में इपिथेलियल सेल्स में छेद करने लगेंगे, जिससे सेल्स फट जाएंगी और इंसेक्ट मर जाएगा। यही इसका प्रोसेस है। अब आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन पे। कह रहा है रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। कह रहा है एंजाइम टेक पॉलीमरेज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ यूबैक्टीरियल माइक्रोऑर्गेनिज्म थर्मस एक्वेटिकस from Yellowstone National Park in Montana, USA, and isolated by Chen et al. 1976. Taq polymerase successfully replaced the DNA polymerase from E. coli that was being used in PCR earlier, and this shift revolutionized the PCR technique. अब क्वेश्चन कह रहा है टैक पॉलीमरेज आफ्टर दिस डिस्कवरी रिप्लेस्ड इस्चेरिचिया कोलाई डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर टेक्निक। एक्सप्लेन गिवन रीजंस व्हाई वाज द नीड फेल्ट फॉर द चेंज। व्हाट इज द प्राइमर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन पीसीआर। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीसीआर एज अ डायग्नोस्टिक टूल। पैराग्राफ नीचे दिया गया है, उसके आंसर बताने हैं। कह रहा है एंजाइम टैक पॉलीमरेज एक यू बैक्टीरियल सूक्ष्मजीव थर्मस इक्वेटिकस से येलोस्टोन नेशनल पार्क मोन्टाना यूएस से निकाला गया है। चीन एट अल 1976 द्वारा अलग किया गया है। टैक पॉलीमरेज ने सफलतापूर्वक इस्चेरिचिया कोलाई के डीएनए पॉलीमरेज को बदल दिया, जिसका उपयोग पहले पीसीआर में किया जा रहा था, और इस बदलाव ने पीसीआर तकनीकी में क्रांति ला दी। अब क्वेश्चन कह रहा है टैक पॉलीमरेज की खोज के बाद इसने पीसीआर तकनीकी में ई कोलाई डीएनए पॉलीमरेज को बदल दिया। कारण बताते हुए समझाइए कि परिवर्तन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। पीसीआर में प्राइमर क्या है, महत्व बताइए, और नैदानिक उपकरण के रूप में पीसीआर के महत्व को लिखिए। अब देखो, टैग पॉलीमरेज आफ्टर इट्स डिस्कवरी रिप्लेस इस्चेरिचिया कोलाई डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर टेक्निक। एक्सप्लेन गिवन रीजन व्हाई वाज द नीड फेल्ट फॉर द चेंज। प्राइमर्स का क्या रोल है और डायग्नोस्टिक टूल में हम इसका कैसे इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं, ये पूछा गया है। हम सभी को पता है कि टैग पॉलीमरेज को थर्मस इक्वेटिकस नाम के एक बैक्टीरिया से निकाला गया है, और ये बैक्टीरिया एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करता है। अब क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करता है, तो इसका जो एंजाइम है ये भी हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करेगा। इसी वजह से डीनेचुरेशन प्रोसेस के लिए हम इस्चेरिचिया कोलाई डीएनए पॉलीमरेज का यूज ना करके अब यूज कर रहे हैं थर्मस इक्वेटिकस जैसे बैक्टीरिया का पॉलीमरेज, जो कि हाई टेम्परेचर पर डीनेचर नहीं होता है, हाई टेम्परेचर सरवाइव कर सकता है। प्राइमर का क्यों यूज करते हैं? प्राइमर एक सिंगल स्ट्रैंडेड शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है डीएनए सिंथेसिस के लिए। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि प्राइमर्स एनल करते हैं टारगेट डीएनए को, टैग पॉलीमरेज को यह एक्सटेंड कराते हैं डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, जहां पर एम्पलीफाई कर सकते हैं टारगेटेड सीक्वेंसेस को। अगर हम पीसीआर को एज अ डायग्नोस्टिक टूल्स यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को एज अ डायग्नोस्टिक टूल्स यूज करें, तो इससे हम पैथोजन का प्रेजेंस, जेनेटिक म्यूटेशन, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस सैंपल में, और इस तरीके से हम अर्ली डायग्नोसिस भी करा सकते हैं। इसी वजह से पीसीआर एज अ डायग्नोस्टिक टूल हम यूज करते हैं।
अब हम आते हैं सबसे लास्ट टाइप के क्वेश्चन पर, विच इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाई शुड अ सेल बी मेड competent to take up an alien DNA? How can a bacterial cell be made competent using calcium ions? Explain. State the importance of gel electrophoresis in biotechnology. Explain the principle on which this technique works. Mention why ethidium bromide is used in this technique. एक कोशिका को बाहरी डीएनए ग्रहण करने में सक्षम क्यों बनाया जाना चाहिए? कैल्शियम आयन का उपयोग करके जीवाणु कोशिका को कैसे सक्षम बनाया जाता है? व्याख्या कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी में जल विद्युत कण संचलन का महत्व बताइए। उस सिद्धांत की व्याख्या करिए जिस पर यह तकनीक काम करती है। इथिडियम ब्रोमाइड का इस तकनीकी में हम क्यों यूज करते हैं? सबसे पहली बात, हम सभी को पता है डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल दैट कांट पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं हो सकता। अब हम बैक्टीरियल सेल में इसको कॉम्पिटेंट बनाते हैं बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल विथ अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम। ये क्या करता है? विच इंक्रीज इफिशियंसी विथ विच द डीएनए इंटर्स थ्रू पोर्स। ये पोर्स में एंटर कर जाएगा इन इट्स सेल वॉल। दिस क्रिएट्स सर्टेन ट्रांजिएंट पोर्स इन इट्स सेल एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सेल टू टेक अप डीएनए। इसी वजह से हम कैल्शियम का यूज करके सेल मेम्ब्रेन में पास कराते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स इस तरीके से। अब सेपरेशन डीएनए फ्रेगमेंट्स का कैसे किया जाता है? वी ऑल नो दैट डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज को जब हम सेपरेट करना की कोशिश करते हैं तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से साइज के अकॉर्डिंग इनको क्या करते हैं? सेपरेट करा लेते हैं। यहाँ जैसे ही हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से गुजारेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए एनोड की तरफ मूव करने लग जाता है। इस डीएनए को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए हम सबसे पहले डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से कलर करते हैं और फिर उस पर यूवी रेडिएशन डालते हैं, तब जाकर के ये डीएनए हमें ब्राइट ऑरेंज कलर में दिखना शुरू होता है। अब अगला क्वेश्चन, name the nematode that infect the root of tobacco plant and reduce its yield. Name the vector that is used to introduce nematode specific gene into the host plant tobacco. How do sense and antisense RNA functions? Why could parasite not survive in the transgenic tobacco plant? ये 4 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कह रहा है उस सूत कृमि का नाम बताइए जो तंबाकू के जड़ों को संक्रमित करता है, उसकी उपज कम कर देता है। उस वाहक का नाम बताइए जिसका उपयोग पोषक पौधों के सूत कृमि विशिष्ट जीन डालने के लिए किया जाता है। संवेदी और प्रतिसंवेदी संरचना कैसे कार्य करती है? परजीवी पर ट्रांसजेनिक तंबाकू के पौधे में जीवित क्यों नहीं रह पाते? ये क्वेश्चन है। कौन सा नीमेटोड यूज किया था? मेलेडोजाइना इनकॉग्निटा। ये मेलेडोजाइना इनकॉग्निटा ऐसा नीमेटोड है जो रूट पर इन्फेक्शन कॉज करता है, किसके? तंबाकू के, टोबैको प्लांट की। ठीक है, तो कौन सा नीमेटोड है? मेलेडोजाइना इनकॉग्निटा। वेक्टर कौन सा यूज किया है हमने इसके लिए? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। सेंस और एंटी सेंस आरएनए क्या होता है ये पूछा गया है, तो हमें पता है आरएनए, ये जो सेंस और एंटी सेंस वाले होते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर लेते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आई को एक्टिवेट कर देंगे, जिससे एमआरएनए जो होता है वहां पर डिग्रेडेशन होने लगता है और यहाँ जीन साइलेंट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है। पैरासाइट सर्वाइव इस वजह से नहीं कर पाता क्योंकि आरएनए आई साइलेंसेस द एक्सप्रेशन ऑफ इसेंशियल जीन इन द नीमेटोड, जिसकी वजह से प्रोटीन निर्माण, उसका इसेंशियल प्रोटीन नहीं बन पाता है और आगे वह पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब कह रहा है या तो ए अटेम्प्ट करो या तो बी अटेम्प्ट करो। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ एडवेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इन प्रिवेंटिंग इन्फेस्टेशन बाय नेमेटोड्स एंड देयरबाय इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। कह रहा है इन द फ्यूचर जेनेटिक थेरेपीज मे बी यूज्ड टू प्रिवेंट, treat or cure certain inherited disorder in humans. Justify the statement with suitable example.
व्याख्या कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी के आगमन से सूत्रकृमि संक्रमण को रोकने और इस प्रकार फसल उपज बढ़ाने में किस प्रकार सहायता करी है। भविष्य में जीन थेरेपी का उपयोग मनुष्यों में कुछ वंशानुगत विकिरणों को रोकथाम, उपचार या इलाज के लिए किया जा सकता है। इसका उदाहरण दीजिए और पुष्टि करिए। हम सभी को पता है कि कुछ ऐसे निमेटोड्स होते हैं जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को भी ये अफेक्ट करते हैं। इसमें से एक निमेटोड है मेलेडोजाइना इनकॉग्निटा, जो टोबैको प्लांट की रूट पर जाकर इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से टोबैको की जो फसल है उसमें बहुत ही रिडक्शन देखने को मिली है। एक नोवल स्ट्रेटेजी हमने डेवलप करी है जिसमें हमने इस प्लांट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए RNAi का यूज किया है। RNAi टेक प्लेस होता है सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। हमने यही मेथड सीखा है। इस मेथड में जो साइलेंसिंग कराई गई है स्पेसिफिक mRNA का ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री DS मॉलिक्यूल, ये बाइंड कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं mRNA को प्रोटीन बनाने से रोक देते हैं। इस तरीके से जो सोर्स है कॉम्प्लीमेंट्री RNA का कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग RNA जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, और इस तरीके से रेप्लिकेट वाया एन RNA इंटरमीडिएट हम क्या करते हैं, प्रोटीन ही नहीं बनाने देते हैं नीमेटोड को, और वो प्रोटीन जरूरी होता है, इस वजह से वो नीमेटोड सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन वेक्टर का यूज किया है। नीमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस कराया है किसके अंदर, होस्ट प्लांट के अंदर। जो इंट्रोडक्शन हमने होस्ट प्लांट के अंदर कराया है वहां से बोथ सेंस और एंटी सेंस RNA होस्ट सेल में बनता है। दोनों RNA क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो DS RNA डबल स्ट्रैंडेड RNA बना लेते हैं। ये साइलेंसिंग प्रोसेस शुरू कर देता है नीमेटोड में mRNA को प्रोटीन बनाने से रोक देता है। The consequences was the parasite could not survive, जिसकी वजह से पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर सकता। इन ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेस करते हैं स्पेसिफिक इंटरफेरिंग RNA। ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है अब अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे इस पैरासाइट से, क्योंकि ये पैरासाइट इसके अंदर अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एज अ सेकेंड क्वेश्चन जीन थेरेपी के लिए जो हमसे पूछा था कि जीन थेरेपी एक कलेक्शन ऑफ मेथड है, बहुत सारे मेथड्स का कलेक्शन है। ये अलाउ करता है कुछ जीन डिफेक्ट को जो कि डायग्नोज कर लिए गए हैं चाइल्ड में या किसी एम्ब्रियो में, उसको करेक्ट करने के लिए। तो नाम से समझ में आ रहा है जीन थेरेपी यानी जीन को सही करना है। तो कुछ गलत जीन, फॉल्टी जीन है जिसको हमें सही करना है, लेकिन इसको हमने एम्ब्रियो स्टेज पर पकड़ा है या तो चाइल्ड स्टेज पर। ठीक है, यहाँ पर जीन को हम इंसर्ट करते हैं किसी पर्सन के सेल में या टिश्यू में, और इस तरीके से हम बीमारी का इलाज करते हैं। Correction of genetic defect involve delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the functions of the compensate for the non-functional gene। इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए, करेक्शन करने के लिए जेनेटिक डिफेक्ट को हम सबसे पहले नॉर्मल जीन लेते हैं जिसको हम डालते हैं किसी इंडिविजुअल या किसी एम्ब्रियो में। ये नॉर्मल जीन फॉल्टी जीन की जगह ले लेता है, उसको उसके काम को खुद करने लग जाता है, और अगर फॉल्टी जीन अब काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल जीन काम कर रहा है, तो इस तरीके से हम जीन थेरेपी करते हैं। सबसे पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में 4 साल की लड़की पर करी गई थी, जिसे एक बीमारी थी जिसको हम SCID कहते हैं। इस बीमारी में ADA की डेफिशिएंसी हो जाती है, ADA की कमी हो जाती है, जिससे इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। अब ADA एक ऐसे तरीके का एंजाइम होता है जिस एंजाइम की जरूरत होती है इम्यून सिस्टम को फंक्शन कराने के लिए। ये एंजाइम ही नहीं है, इसका मतलब इम्यून सिस्टम सही से फंक्शन नहीं करेगा, और इस तरीके के एंजाइम को क्योर करने के लिए हमने जीन थेरेपी कराई थी, जो कि 4 साल की लड़की में हमने करी थी। ये जो डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर में हमने डिलीशन करा जीन का एडिनोसिन डाइएमिनेज का, और इस जीन को जैसे ही हमने क्योर करा, हमने सम चिल्ड्रंस में जो ADA डिफिशियंसी है इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए सही कर लिया, और अदर कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। कुछ के अंदर हमने एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के जरिए भी ADA डिफिशियंसी को सही कर लिया।
in which functional ADA is given to the patient by injection। इस प्रोसेस में हमने फंक्शनल ADA को क्या किया है, इंजेक्शन माध्यम से रोगी को दिया है। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इस तरीके के जो अप्रोच है ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, यानी एक समय में ऐसा होगा कि हम जो इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं वो कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा हमको इसे देने की जरूरत होगी। तो हमें जो फर्स्ट स्टेप जीन थेरेपी का लिया था उसमें हमने लिम्फोसाइट को ब्लड ऑफ द पेशेंट में ग्रो कराया, कल्चर कराया आउटसाइड ऑफ द बॉडी, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाए, फिर हमने इस लिम्फोसाइट को पेशेंट के अंदर वापस डाल दिया और इस तरीके से हमने जीन थेरेपी की मदद से बीमारी को दूर करा। लेकिन यहाँ पर भी ये जो लिम्फोसाइट है ये भी इमॉर्टल नहीं थे, इनका भी एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है, जिसके बाद बार बार हमें इसी तरीके से लिम्फोसाइट को जेनेटिकली इंजीनियर करके पेशेंट के शरीर में डालना पड़ा। ठीक है, तो हमें इसका पीरियोडिक इन्फ्यूजन कराना पड़ा जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का। However, if the gene isolated from bone marrow cells producing ADA is introduced into cell at early embryo stage, it could be a permanent cure। लेकिन इसका एक परमानेंट क्योर तब हो सकता है कि जब हम इस बीमारी को एम्ब्रियो स्टेज पर ही समझ ले और बोन मैरो के जरिए जब हम इसको ट्रांसप्लांट कराकर डालें तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है एडीए डेफिशिएंसी का। अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पर, कह रहा है व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाई आर दीज एनिमल बीइंग प्रोड्यूस्ड, गिवन एनी 4 रीजंस, ये भी क्वेश्चन हम शॉर्ट आंसर टाइप में समझ चुके हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। कह रहे एनिमल्स that have had their DNA manipulated to possess and express an extra gene are known as transgenic animal। ऐसे एनिमल जिनके डीएनए को चेंज किया गया है किसी तरीके से, किसी फॉरेन जीन की मदद से, और एक नए तरीके का उनको कैरेक्टर दिया गया है, ऐसे एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाते हैं। हमने अभी तक ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, शिप, काऊ, फिश, ये सारे जीव बना लिए हैं, यानी चूहा, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय, मछली, इन तरीके के जीव हमने ट्रांसजेनिक एनिमल से बना लिए। अभी भी 90% ट्रांसजेनिक एनिमल जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, उसमें से चूहा 95% तक पाया जाता है। क्यों बनाते हैं हम इसको? हम यहाँ पर नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए बनाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं स्टडी करने के लिए कि कैसे जीन रेगुलेट होते हैं, कैसे ये अफेक्ट करेंगे नॉर्मल फंक्शंस में, कैसे यह बॉडी में डेवलपमेंट प्रोसेस देखेंगे, इन सब स्टडी के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल हम इस वजह से बनाते हैं ताकि हम जीन्स को जो कि डिजीज कॉज करने वाले होते हैं, जो ह्यूमन में बीमारी फैलाते हैं, उन बीमारियों को इन मॉडल पर यूज करें और देखें कि किस तरीके से हम कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर, इन सब बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, कुछ मेडिसिन फॉर सर्टेन ह्यूमन डिजीज रिक्वायर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कराना बहुत महंगा होता है, तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाते हैं, यहाँ पर हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को क्या किया है, बनाया है, जिससे हमने इम्फाइसीमा को ट्रीट किया है और इसे हमने ट्रांसजेनिक एनिमल के ही अंदर बनाया है। एक 1997 में ट्रांसजेनिक काऊ रोजी हमने डेवलप करी थी, जिनका मिल्क बहुत ही ज्यादा ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लेक्टल्ब्यूमिन से रिच होता है, वो बनाया। रोजी के मिल्क में अल्फा लेक्टल्ब्यूमिन ह्यूमन प्रोटीन था और ये जो नेचुरली प्रोटीन है ये ह्यूमन बेबीज के लिए काऊ मिल्क से ज्यादा बेनिफिशियल है, जो सिर्फ ह्यूमन के ही मिल्क में पाया जाता है। हमने वैक्सीन सेफ्टी भी ट्रांसजेनिक एनिमल पे यूज करके देखी है। ट्रांसजेनिक माइस का यूज करके हमने यहाँ पर टेस्ट किया है सेफ्टी वैक्सीन का, जैसे पोलियो वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, इन सब वैक्सीन की भी टेस्टिंग हमने इसी ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर करी है। तो इस तरीके से हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन चैप्टर फिनिश होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले सोल्यूशन वीडियो के साथ गाइस। थैंक यू सो मच।